Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is a third video related to COVID-19. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रीसेंट वीडियोस भी ज़रूर देख लें। अब तक हम आपको बता रहे थे कोरोना वायरस के बारे में और कैसे दुनिया भर में लॉकडाउन का सिचुएशन है, स्पेशली इंडिया में। अब हम आपको बताएंगे स्पेनिश फ्लू H1N1 के बारे में, जो कि 1918 में हुआ था। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पेंडेमिक डिजीज़ होता क्या है। कोई भी डिजीज़ अगर पूरे कंट्री में या पूरी दुनिया में तेज़ी से स्प्रेड होता है तो हम उसे पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि स्पेनिश फ्लू, द ब्लैक डेथ, HIV एड्स, कोलेरा और अब कोविड-19। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम थोड़ी रिसर्च करें तो हम देख सकते हैं कि ऐसे वायरस आउटब्रेक काफ़ी बार हो चुके हैं, मगर ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। सबसे रिसेंट अगर हमने कुछ सुना था तो वो है 2009 से 2010 तक स्वाइन फ्लू। बट इवन स्वाइन फ्लू इतना कंटेजियस नहीं था जितना कोविड-19 है। अगर हम अब तक के डेडलीस्ट फ्लू के बारे में बात करें तो वो है स्पेनिश फ्लू, जो कि 1918 में हुआ था। कहा जाता है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे। कुछ लोगों का मानना है कि 5 करोड़ की मौत हुई थी, कुछ लोगों का मानना था कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस वायरस की शुरुआत यूरोप से हुई थी, फिर अमेरिका में आया, फिर उसके बाद एशिया से दुनिया भर में फैल चुका था। उस वक्त इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी और आज की तरह मोबाइल, टीवी या इंटरनेट की टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुंचा सके। जब पहली बार ये फ्लू हुआ था, लोगों को किसी और फ्लू की तरह ही लगा था, पर उसी साल जब इसकी दूसरी लहर आई तो ये बेकाबू हो गया। लोगों की मौत कुछ घंटों में हो गई या कुछ दिन बाद उनका स्किन कलर ब्लू हो गया और लंग्स में पानी भरने की वजह से बेबस होकर उनकी मौत हो गई। ये भी कहा जाता है कि एस्पिरिन के ओवरडोज की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। जब फ्लू की शिकायत डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तब US मेडिकल एसोसिएशन ने एस्पिरिन देने के लिए कहा। डॉक्टर्स ने इस फ्लू से बचने के लिए 30 ग्राम एस्पिरिन का डोज रिकमेंड किया था, जो कि आज की तारीख में काफ़ी जहरीला है। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से 4 ग्राम से ज़्यादा एस्पिरिन काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इस फ्लू से दुनिया भर के 25% लोग इन्फेक्टेड हुए थे। इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की मौत हुई थी कि लोग अपने खुद के घर वालों की कब्र खोद रहे थे। बहुत बुरी तरह से बिजनेस क्लोज हो जाने की वजह से इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हुआ था। बहुत से जगह गार्बेज डंप्स हो गए थे क्योंकि उसे उठाने के लिए लोग नहीं थे और गंदगी बढ़ गई थी। फार्म्स पर वर्कर्स की कमी थी तो इसी वजह से अनाज की भी कमी हो रही थी। 1918 वर्ल्ड वॉर 1 में स्पेन उन यूरोपियन कंट्रीज में से था जो काफ़ी न्यूट्रल था और इसी वजह से स्पेनिश मीडिया को इजाज़त दी गई थी कि वो दुनिया को बताए कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो चुका है। और पहली बार जब ये हेडलाइंस न्यूज़पेपर में छपी तो उसके एक हफ्ते बाद स्पेन के 13th किंग अल्फोंसो को फ्लू होने की खबर बाहर आई। क्योंकि दुनिया भर की मीडिया ब्लैकआउट थी, लोगों ने बस अंदाज़ा लगा लिया था कि ये वायरस स्पेन से ही आया होगा और स्पेन ने कहा कि ये फ्रांस से आया होगा। वैसे तो रिसर्च के मुताबिक पहला केस रिपोर्ट हुआ था अमेरिका के मिलिट्री बेस में। उस वक्त इस फ्लू की कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, या तो लोग इस वायरस से मर गए या फिर इस वायरस से इम्यून हो गए। अमेरिका में उस वक्त 6,75,000 लोगों की मौत हुई थी और बहुत से जगह पर मास ग्रेव बनाया था। अलास्का के एक छोटे से ओशन साइड विलेज ब्रेविग मिशन में, जहां की आबादी 80 एडल्ट्स की थी, उनमें से 72 लोगों की मौत हो गई थी, तो उनकी डेड बॉडीज़ को एक पर्माफ्रॉस्ट मास ग्रेव में दफनाया गया था। अगर आपको पर्माफ्रॉस्ट नहीं पता तो दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर कई सालों तक ज़मीन बर्फ़ बनी होती है हमेशा के लिए। अलास्का गवर्नमेंट ने वहां के गोल्ड माइनर से 72 लोगों की मास ग्रेव बनाने के लिए कहा। एक साथ उन 72 बॉडीज़ को दफनाया गया ताकि ये आगे रिसर्च में काम में आए। 1949 में एक स्वीडन के माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट यूहान हल्टिन ने एक वायरोलॉजिस्ट से सुन लिया था कि अगर हम इस वायरस के बारे में पता लगा सकते हैं तो अलास्का के उन डेड बॉडीज़ जो एक पर्माफ्रॉस्ट में दफन है। हल्टिन अपने वाइफ के साथ अलास्का गए और वहां पर उनकी मुलाकात एक सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑटो गाइस से हुई। ऑटो ने हल्टिन की काफ़ी मदद की उन डेड बॉडीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। 1951 में ब्रेविग मिशन के लोगों से इनकी टीम ने परमिशन लिया और ख़बरों को खोदा। उनमें से 4 डेड बॉडीज़ के लंग टिश्यूज़ निकाले और वापस उन खबरों को बंद कर दिए। 26 साल के हल्टिन ने इस वायरस पर खोज की और लैब में रिसर्च की, लेकिन उनके हाथ कामयाबी नहीं लगी। वो तंग आकर रिज़ाइन कर चुके थे। सालों बीत गए लेकिन इस मिस्टीरियस वायरस के ऊपर किसी ने भी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की।
1997 में ऑलमोस्ट 46 साल के बाद हल्टिन ने एक साइंस जर्नल में मॉलिकुलर पैथोलॉजिस्ट जेफरी का आर्टिकल पढ़ा। जेफरी वो शख्स थे जिन्हें सिविल वॉर के टाइम की डेड बॉडीज़ के ऑटोप्सी स्पेसिमेन का एक्सेस था। जेफरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आइसोलेट जेनेटिक मटेरियल डेवलप किया था और उस वक्त के 2 सोल्जर्स की टिश्यू पर टेस्ट किया था, जिससे उन्हें ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि स्पेनिश फ्लू की डेड बॉडीज़ कहाँ पर मिलेंगे। 1997 में 72 साल के हल्टिन ने जेफरी को मेल किया और वो खुद अपने पैसों से ब्रेविंग मिशन पर गए और वहाँ के लोगों से परमिशन ली दोबारा से उन मास ग्रेव को ओपन करने की। हल्टिन को आखिर वही मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, एक यंग ओबीस लड़की जिसकी बॉडी और लंग्स पूरी तरह से प्रिजर्व थे। हल्टिन ने कहा कि ओबेसिटी की वजह से उसके फैट ने लंग्स को ख़राब होने से बचाया। उस डेड बॉडी का नाम लूसी रखा था। हल्टिन ने एक केमिकल कंपाउंड से उस वायरस को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया और 2000 में फाइनली पता लग गया कि ये वायरस बर्ड से इंसानों में फैला। इस कामयाब रिसर्च के बाद इसकी वैक्सीन बन गई और शायद ही वापस स्पेनिश फ्लू से ऐसा कुछ होगा। दोनों फ्लू रेस्पिरेटरी रिलेटेड है और इनके सिम्टम्स बिल्कुल एक जैसे हैं। स्पेनिश फ्लू की सबसे अजीब बात ये थी कि इससे सेहतमंद लोग जिनकी उम्र 15 से 34 साल के बीच में है उनकी मौत हो रही थी, और अगर हम कोविड-19 को देखें तो इससे 60 साल से ज़्यादा लोग या फिर जिसकी मेडिकल हिस्ट्री है उनकी मौत हो रही है। बट एक और रीसेंट रिसर्च के हिसाब से कोविड-19 एसिम्टोमेटिक है। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो बिल्कुल ठीक रहेंगे और उनमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनकी वजह से दूसरों में ये फैल जाएगा। इन्हें साइलेंट स्प्रेडर कहते हैं। जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, आज जितने रिसर्च सेंटर्स नहीं थे और ना ही इतने डॉक्टर्स, शायद हम आज इससे बेहतर प्रिपेयर्ड हैं। हाँ, किसी भी वैक्सीन को बनने के लिए टाइम तो लगता ही है, मगर एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से शायद हम इसका सामना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जाते जाते हम फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारे रूल्स फॉलो करें और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हाइजीन का ख्याल रखें। फेस पे मास्क लगाएं, हाथों पे ग्लव्स पहनें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जितना हो सके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और घर में रहें। स्टे होम, सेव लाइफ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।